राधे राधे। काम शुरू करते हैं। सिस्टर खड़ा हो। अच्छा तो ठीक था, लास्ट में सुन लेंगे, वो में कौन बड़का बात है। चलिए इधर से बोलिए। पाली साहित्य में जो बड़े किसान होते थे उनको क्या कहा जाता था? और वही संगम साहित्य में उसको क्या कहते हैं? ओके। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। रघुवंशम के? कितना बढ़िया तो नाम है। चलो हिंट देते हैं, वही आदमी अभिज्ञान शकुंतलम नाटक लिखा है। अब यहाँ पर तो डिराइल का है इतना मारी थी, लास्ट में ना मारा ही आराम से। चलिए बताइए, समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है वो कहाँ मिली है? हाँ, आयकर लेखक कौन है? बस इतने सवाल। प्रयाग प्रशस्ति कहाँ से मिला है? जो संस्कृत भाषा में लिखल है, और उसको लेखक किसको माना जाता है? नहीं पता, रिवीजन ना किए तब बैक में आइए। बताइए, कुषाण वंश में अंतिम प्रभावशाली राजा कौन था? कौशल। कुषाण वंश में कनिष्क हलई, लेकिन हम पूछते अंतिम प्रभावशाली राजा, सबसे प्रभावशाली राजा ना। पीछे से तो जय हिंद हो जाई था बड़को दीदी। कौशोन फसोन ना नाम है, ओकर नाम हलई वासुदेव। चलिए आगे, मिलिंद पन्हो के लेखक बताइए। बैठिए, आज आपका काम है बनल, आप याद करके आए हैं। हाँ बस बस, कोई दिक्कत हमको उसमें कोई दिक्कत ना है, जानने से कहिए हम उनने से सुन लेंगे। चलिए ना जी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। चलिए आप यहीं से बताइए हमको, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना? हाँ जी सही में। तो रामगुप्त कौन हले? ओके ठीक, यही याद रखना है फिलहाल। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? कालिदास किसके दरबार में कवि थे? गुप्तकालीन लौह स्तंभ कहाँ से मिला है? दिल्ली में। कहाँ? ओकरा पर कौन राजा के वर्णन है? चंद्र मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? ओके बढ़िया बात है। हाँ ये में से कोई दिक्कत ना है मैया, हमारा कोई दिक्कत ना। चलिए बताइए, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हाँ किसको माना जाता है? कालिदास। नो 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 नो। अच्छा वो तो समुद्रगुप्त के बारे में है, लिखल ही कौन है? रचनाकार के एकरा मानल जाए। ओके आगे बताइए, दूगो पुराण के नाम बताओ, किताब से या किताब से बाहर। ठीक है चलिए आपको छोड़ दिए। चलिए है राधे राधे, सुनाइएगा। नहीं सुनाना है बोल दीजिए, टाइम बर्बाद नहीं करना है। सुनाना है तो खड़ा हो जाइए, आए ना बैठा रहिए, खड़ा क्या लगेगा। सुनिएगा करने से। परसों हम कुछ ही पढ़े थे, ये है ना। तो चलिए बताइए आप हमको, किस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी? इतना टाइम ले तो 1 घंटे ही में खत्म हो जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? इतना लंबा चलवे तो ना हो तो कोई उपाय ना है। आगे बताइए, चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना था? समुद्रगुप्त है। अच्छा, गुप्त वंश के संस्थापक? श्रीगुप्त। चलिए अगला मैया, यह से इतने दुनिया में भुलायल ह, बाकी फालतू हल।
आप पीछे वाला कौन पढ़ रहे? चलिए ओके, बताइए आप हमें कि जो ये मिला प्रयाग प्रशस्ति, ये कहाँ से मिला, बता सकते हैं? रचनाकार बता सकते हैं? चलिए, कालिदास किसके दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। ओके, किसे भारत का नेपोलियन कहते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय के। पापा के क्या नाम हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय। सब चंद्रगुप्त द्वितीय ये होते तो हूँ धरेला। अब कुछ कर रही है, टाइम खत्म। खरा बैठे रहा। हाँ जी, तू न तक तू जज उज कहा कहीं क्या है, यह दुनिया है तोरे कि आगू बढ़ सक है हूँ। अच्छा चलिए, बढ़िया बात है। तो कल्ले वाला में से हमको बता दीजिए, पहले बात आप बताइए, अमर कोश के लेखक कौन है? अमर सिंह। कामसूत्र के? गुप्त काल में सर्वोच्च पद किसका होता था? सबसे ऊपर कौन हो वाली गुप्त काल में? अपने कंफ्यूज राजा वाला। कौमुदी महोत्सव के लेखक कौन है? महोत्सव के लेखक? नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे कैसे पढ़ी थी तूनी जी? बस एक के चैप्टर भद्दम हलो। दूसरा चैप्टर में सीताराम 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 जय सीताराम कहाँ हम पूछी? मैं तो दिमाग काम न करी थी। बताइए, स्वामित्व और सीमा संबंधी विवादों को खेत को लेकर के जो होता था कि कौन मालिक है, कहाँ लिखे थे, ये प्रॉब्लम हो जाता था तो कौन सुलझाता था इसको? हाँ, कौन इस समस्या का समाधान करता था? कल्हे वाला में से है। चलिए और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। सुदर्शन झील कौन बनवाया? हाँ, चंद्रगुप्त है। अच्छा चलिए, चलने ठीक है, लेकिन चंद्रगुप्त में कौन? हम यो बताए थे, हमको वो जानना है। दिखाइल है, चल एक्सपायर हो गए, पता है मियाँ के बना ली हल? सुदर्शन झील आचार संहिता, आचार में घुसल है, जमीन दान देवे लगी है। हाँ बे चल तो रेते में छोड़ दिली। तो राते कहबे कर तूने मम्मी कि एक झापड़ एने से एक ना फोन कर ले हलथिन कि एक झापड़ एने से दू झापड़ दी है। आ निराशर के कहलथिन कि ऊपरे से देवेला कहियो मोटा शरीर गढ़। याद है? ना सुने ले तो एक्स्ट्रा मारबो, नहीं याद हो तो पूछ तो। अच्छा ठीक, गुप्त वंश के संस्थापक? नहीं याद है। तू सरेंडर, तू मैया सरेंडर सुने बे, बोल जल्दी बोल, पढ़ाऊँ ला है कौची नहीं सुनेबे ना कि कुछ और ना सुनेबे अपन दादागिरी। अच्छा तू है खड़ा हुआ ना बैठा रहा। बताओ गुप्त वंश के संस्थापक, गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक? समुद्रगुप्त। भारत के नेपोलियन? वो समुद्रगुप्त। ओके, विक्रमादित्य की उपाधि लेवे वाला गुप्त वंश में शासक? सिक्के पर बीना बजाते हुए किसका चित्र मिला है गुप्त वंश में? समुद्रगुप्त। ना ना गलती है ना, बस हो गई का। तू है कुरमाई, सुनाना है? हाँ खाली पूछी है, सुनाना कुछ है ये न है। बताओ भारत के नेपोलियन किसे कहते हैं? चंद्रगुप्त के। चल पास हो गए, सुनाएगी? चलिए बढ़िया बात है, तोरा पर विश्वास है, आस है। ये दुनिया कल और परसों में से मिला के ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए तो चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना था?
समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी? एकदम सही बात है। किसके शासन काल में चीनी यात्री फहियान भारत आया था? जब हम लोग फहियान आया था ना भारत, तो उस टाइम पे राजा कौन था? क्या करते हैं जी, अविलंब से, है ना, ऐसे बोल सकते हैं कि जब हम लोग पता है? देखो इस सवाल दो तरह से पूछेगा। एक पूछेगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन सा चीनी यात्री आया था, तब फहियान। आप पूछेगा फहियान किसके दौरान आया था, कौन राजा था उस टाइम? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि ली थी? शांति रखो। हाँ, ये क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक शकों को हराया था, तो हराने के बाद एक उपाधि लिया था, कौन सा? और ये ओरिजिनल में जो लिखा होता ना ना मैया ना। चल आगे बताओ। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? राक्षस कल पढ़ाए हैं, जोन में से पूछ रहे हैं। पढ़ाए हैं कल, लेकिन था पहले ही। ठीक, छूट गया था। डरो ना डरो ना डरो ना, अभी तो थोड़ा घुले मिले में टाइम लगतू ना। बताओ कामसूत्र के लेखक कौन है? आर्यभट्टीय के लेखक? पंचतंत्र के लेखक? पाली साहित्य में बड़े भूमि वाले मालिक को क्या कहा गया है? गृहपति या ग्रहपति है, गहपति। ओके, चलो ये 3 सवाल का जवाब दे दे, मान जाम थोड़ा। सुदर्शन झील कौन बनवाली है? हाँ, पुष्य। ओके, चंद्रगुप्त या पुष्यगुप्त? हाँ, चंद्रगुप्त के नीचे काम करता था पुष्यगुप्त। ठीक। इसका पहली बार मरम्मत किसने करवाया? टूट गया था तो शक वंश के राजा था। तो दूसरा बार बोल रही है, हम पहला बार पूछ रहे हैं, पहले कौन करवाया था? उस शक वंश के राजा था, शक शासक था। हिंट दे रहे हैं। जो तू स्कंदगुप्त बोल रही है वो दूसरा पर आता है। पुष्यगुप्त बनवाया, उसके बाद एक राजा ने उसका मरम्मत करवाया, उसके बाद स्कंदगुप्त करवाया। तो ये जो करवाया वो कौन है? यहाँ पे पुष्यगुप्त बनवाया, चंद्रगुप्त ये आ जाएगा। उसका नाम था रुद्रदामन। ना बताए हैं? चल बैठ। तू सखी पता ही कल वाला में से कि आज वाला में, परसों वाला में से कि दोनों में से? दोनों में से। चलिए इजी इजी पूछेंगे हम। विष्णु के कितने अवतार माने जाते हैं? 10 को। ओके, अभिज्ञान शकुंतलम नाटक के लेखक कौन है? ऐसे कैसे पढ़बी बहिनी? आगे बताओ। जो नई बस्तियां बसाई जाती थी उसके अध्यक्ष को क्या कहते थे? कहा कि तू ढेर भारी पूछ लेला। चलिए जी जी में, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? किसको? तो इतना बोल के यहाँ ले आवे, अपने बोल के अपने सुन लिए। अब विक्रमादित्य किसको कहते हैं गुप्त वंश में? नालंदा विश्वविद्यालय कौन बनवाया था? बैठो, अब सुने बा। चलिए तो कहाँ से? जहां से मन वहां से तो बताइएगा था ना। अच्छा, कल्हे में से, परसों में से। समुद्रगुप्त के बाद राजा कौन बना था? हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय बना था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में कौन आया था? कालिदास आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में चीन से कौन आया था, ये पूछ रहे हैं हम। हाँ, अच्छा तो बतावा ना, सुदर्शन झील के मरम्मत कौन करवली है? चंद्रगुप्त है। अब बनवाने है स्कंदगुप्त हैं। अब पुष्यगुप्त होकर देख रेख कर हले, गार्ड हली वहाँ काम कर हले, तो उहे ना देखा हली ओकरा कि कोई घुसे ना पनिया लेवेला। अच्छा बेटा, आप मैया सुनाइएगा, बताइए पक्का।
तो आप हमको बताइए प्रयाग प्रशस्ति कहाँ से मिला है? कौन है इसके रचनाकार? इसमें किस राजा का उल्लेख है? किस राजा? हाँ, किसके बारे में बताया गया है? समुद्रगुप्त के राज कवि कौन था? ओके। गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक? चंद्रगुप्त। विक्रमादित्य उपाधि लेवे वाला? चंद्रगुप्त द्वितीय। और बताइए आप लोग हमको, आप मैया, बृहत संहिता के लेखक? बृहत संहिता के लेखक धराजा? वराहमिहिर। रघुवंशम के लेखक? कालिदास। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के लेखक? दोनों क्यों है? कुमार संभवम के? कालिदास। मलविका अग्निमित्रम के? कालिदास। ओके, चलिए। जो न सुना है उनको तो लास्ट में। पहले एक होमवर्क है तुम लोगों को, इस चैप्टर में जितना भी बुक है सब पढ़ा दिए हैं, बुक सब है अंडरलाइन कर। एक तरफ किताब के नाम ऐसे लिख लेना, पुस्तक, और दूसरे तरफ ये होमवर्क है, तुमको ये लिख के लाना है पहले। यहाँ वो एक जगह रहेगा तो तुमको याद करने में आसानी होगी, हम वो करके नहीं देंगे। दूसरा क्या मिलेगा, आप लोग में से बहुत सारे बच्चे हैं जो हम अब दे देंगे क्वेश्चन, उसी को पढ़ते रहिएगा, अपना बुद्धि नहीं लगाइएगा। तो आप लोगों को अगला चैप्टर तो खत्म हो गया, जो पढ़ाएंगे उसी में से कम लघु उत्तरीय हम क्वेश्चन देंगे, वो आप लोगों को बना के घरे से लाना है। बुक पढ़ ले रहेगा, सुन ले रहेगी, नहीं तो एक बार वीडियो देख लो, चाहे बुक पढ़ लो, और अपना सोच के जो तुमको आता है, गलती आवे सही आवे जैसे आवे, तुम बना करके ले आओ। लास्ट में 10 मिनट आपको उसका कॉपी चेक सबका होगा और बताया जाएगा कि कहाँ पे आप क्या गड़बड़ी कर रहे हैं, और फाइनल तो फिर हम देवे करेंगे, ठीक। वहाँ भी बताएंगे कि आपको इसको कैसे लिखना चाहिए था, समझ गए। और ये सुधार कीजिए और कोशिश कीजिए कि चीज़ों को हम अपने तरीके से पढ़ें और अपने तरीके से याद रखें। टीचर वाला हो जाएगा तुमको रट्टा वाला, और वो कुछ दिन के बाद भुला जाएगी। लेकिन अगर तुम अपने से कहानी सोच के और लिखी, प्रैक्टिस की, तो वो दिमाग में जाके बैठ जाता है और ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो हिंट के लिए हम तुमको देंगे PDF, लेकिन कोशिश करना कि जो भी क्वेश्चन आंसर है वो हम खुद से सॉल्व करें, ठीक। तो बीच में आपको ये प्रैक्टिस शुरू, इस बार गड़बड़ाना नहीं है, पिछला वाला गलती करना नहीं है। चलिए, तो आज हम लोगों को पढ़ना है हिस्ट्री का अंतिम लेक्चर है। इसे तो इसको हमको कल ही खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन आप लोगों को दिमाग पर लोड ना पड़े इसलिए हम एक क्लास एक्स्ट्रा ले रहे हैं। आज आपका दूसरा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, इतिहास के राजा, नगर और व्यापार है जी, जो भी नाम है इसका। इसमें हम लोगों को आज का टॉपिक क्या है, शिल्प एवं व्यापार। कल हम लोगों ने कृषि सबके बारे में पढ़ लिया था। अब देखिए, हम कल ही तुम लोगों को बताए थे कि जब कृषि का विस्तार हुआ तो उत्पादन बढ़ा तो व्यापार बढ़ा, और जब व्यापार बढ़ा तो नगरीकरण की शुरुआत हुई। और ये था द्वितीय नगरीकरण, क्योंकि पहला नगरीकरण हम कब पढ़ चुके हैं, हड़प्पा सभ्यता में पहला नगरीकरण था, और ये था दूसरा। तो यहाँ पे कृषि के विस्तार ने शिल्प, व्यापार, वाणिज्य इन सबको विकसित किया। इसका जानकारी हमें कहाँ से मिलता है, पाली साहित्य जो है, पाली भाषा की, तो उन साहित्यों से पता चलता है कि इस टाइम पे यहाँ पे बढ़ई भी हुआ करते थे, कुम्हार भी होते थे, चर्म यानी चमड़ा वाला काम करने वाला वे लोग भी होते थे, लोहार होते थे, सोनार होते थे, कपड़ा बुनने वाले होते थे, हाथी के दांत से मूर्ति या बाकी के जो सामान होता है, गहना होता है, वो सब बनाने वाले होते थे। और ये सब लोग यहाँ पे एक व्यापारी के रूप में और शिल्प के रूप में काम कर रहे थे। ये सब है शिल्पकार, नए नए चीजों का निर्माण करना। जब कोई चीज हम बनाते ना हैं, एक उसका मूर्त देते हैं, एक आकार देते हैं, तो उसी को बनाने वाले को शिल्पकार कहते हैं, समझ गए। एक शेप देता है, जैसे मिट्टी था तो मिट्टी से हम घड़ा बना लिए, तो हम जो घड़ा बनाए तो हम कहलाएंगे शिल्पकार, वही बन गया क्या चीज, शिल्प। तो शिल्पकार समझ में आया, किसी चीज को एक आकार देना, समझ गई। तो ये सभी लोग थे और ये काम कर रहे थे। इनका अपना एक संघ होता था, शिल्पियों का, इन लोगों का, कुम्हारों का अपना संघ, बढ़इयों का अपना संघ। उनका काम का होता था
उनका काम होता था अलग अलग जगहों से उसको बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए उसकी उपलब्धता करवाना, यानी उसको उपलब्ध करवाना। जैसे कुम्हार को मिट्टी चाहिए तो सब मिट्टी से मूर्ति नहीं बनता है बर्तन, इसके लिए अलग मिट्टी है, तो वो मिट्टी को ढूंढना कहाँ पे मिलेगा। वो बढ़ी है तो उसको लकड़ी सब चाहिए तो उसकी पूर्ति करवाना। फिर जब बढ़ी इसको तैयार कर लिया, जो भी फर्नीचर बनाना था, कुम्हार को जो भी मूर्ति बर्तन बनाना था बन गया, तो बेचना भी तो है, तो कच्चे माल की पूर्ति करवाना, फिर उस तैयार माल को बाजार में बेचना, ये दोनों काम कौन करता था? जो उसका संघ होता था, जिसको हम श्रेणी कहते थे, उनका यही काम था, कच्चे माल की पूर्ति करवाना, फिर तैयार माल को मार्केट में बेचवाना। ठीक, इसमें कई सारे व्यापारी मिले हैं और मुख्य रूप से हमने के पाली साहित्य में 3 गो व्यापारी के नाम आता है, मतलब व्यापारी को 3 वर्ग में बांटा गया था। पहला है वणिज, जो कि छोटे व्यापारी होते थे। दूसरा था वणिक, जो कि थोड़ा बड़े होते थे, जिनको हम आजकल सेठ कहते हैं, सेठवा मामू, ठीक ना, तो सेठवा मामू होते थे। एक होता था पजिया मामू, जिसको हम लोग सार्थवाह कहते थे। तो 3 व्यापारी कौन कौन थे? वणिज छोटे व्यापारी, वणिक उनसे बड़ा यानी मध्यम वाला, इनको हम श्रेष्ठी भी कहते थे। वणिक कहो, सेठ कहो या श्रेष्ठी कहो, तीनों एक ही नाम है, ये मध्यम व्यापारी होते थे। और एक होता था सार्थवा, जो बड़े व्यापारी होते थे, उसको क्या कहते थे? सार्थवा। समझ गया सेठवा मामू? एक से एक आदमी के नाम रहता है। उसके बाद देखिए व्यापार होते कैसा था, होते कैसा था नहीं, कैसे होता था। ठीक, तो व्यापार के लिए 2 रास्ते थे, एक था उत्तरापथ, एक था दक्षिणापथ, यानी दक्षिण वाला रास्ता और उत्तर वाला रास्ता। और इस रास्ते से व्यापार होता था स्थल मार्ग वाला। हम कल और परसों जो भी पढ़ाए थे उसमें बताएं कि व्यापार रास्ते से भी होता था और समुद्र से भी होता था। ये उत्तरापथ और दक्षिणापथ किससे जुड़ा हुआ था? स्थल मार्ग से। जो स्थल मार्ग के व्यापारी थे, जो समुद्र में नहीं जाते थे, भूमि के रास्ते से व्यापार करते थे, वो या तो इस रास्ते से जाएंगे या इस रास्ते से। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण था ये वाला है उत्तरापथ। क्यों महत्वपूर्ण था ये समझो। ये शुरू होता था हमने के पाटलिपुत्र से, पटना से, और चला जाता था कहाँ? तक्षशिला, पाकिस्तान के तरफ सीधे, यानी व्यापारियों को यहाँ से वहाँ एकदम सीधे अपना सामान लेके जाते रहिए। और वहाँ पे जाने के बाद तक्षशिला से जाके वो मिल जाता था चीन वाला जो रेशम मार्ग है। 11वीं में तुम लोगों को रेशम मार्ग पढ़ाए हैं। ठीक, तो शुरू हुआ पटना से, पटना से चला गया पाकिस्तान की तरफ तक्षशिला, और वहां से जाके कहाँ मिल गया? चीन के रेशम मार्ग से। और चीन के जो रेशम मार्ग है वो चीन से शुरू होकर के अफगानिस्तान होते होते यूरोप में घुस जाता था, जाके अंदर यूरोपीय महादेश में। तो यहाँ से आप निकले, पहुंचे तक्षशिला, वहां से धरे रेशम मार्ग, और रेशम मार्ग पकड़ के अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से चल गए यूरोप। तो सबसे प्रमुख था, विदेशों से जो भी व्यापार करना है तो वो ये रास्ता सबसे सुलभ था। तो कैसे व्यापार होता था समझ गए? इसमें कोई दिक्कत? यहाँ से निकल ली पाकिस्तान, पाकिस्तान से गली चीन, चीन से गली ये बैक्टीरिया, समझ रही है कौची है? पीछे पढ़ाए हैं। जब सिकंदर आया था, आक्रमण किया था, तो उत्तरी अफगानिस्तान के तरफ वो कुछ क्षेत्रों पे अपना कब्जा जमा लिया था। ठीक, उसी को बैक्टीरिया कहा जाता है, समझी? तो वही बताया गया। तो अफगानिस्तान तक ये रास्ता जाता था, क्लियर? फिर यूरोप तक, और ऐसे करके यूरोप और एशिया के बीच व्यापार हो रहा था। उसके बाद जो दक्षिण पश्चिम भारत है, दक्षिण पश्चिम भारत मतलब समझो ये हमने के भारत हो, तो इधर हो गलो उत्तर, इधर हो गलो दक्षिण, इधर हो गया पूर्व, इधर हो गया पश्चिम। कह का रहा है दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम कहाँ हुआ है? अब तक नहीं बताइए तो तूने हमारा पीछे की क्लास से। भारत आने वाले समुद्री रास्ते की खोज किसने की? समुद्री रास्ता की खोज कौन किया? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत में कहाँ आया था? कालीकट कहाँ है? केरल कहाँ है? कहाँ है? ई में मैप में कहाँ? जहाँ हम पॉइंट क्यों नहीं, यही केरल है, यहाँ तक नीचे तक। ठीक, देखो तो इधर है तुमको विश्व मैप अगर याद हो तो, इधर है तुमको दक्षिण अफ्रीका, और यहाँ पे हुतमाशा अंतरीप,
उधर से यहाँ से पहुंचा पुर्तगाल से वास्को डी गामा, पानी माने कहाँ, यहाँ, यहाँ मिला जिमोरिन से, ठीक, और जिमोरिन बताया उसको आने का रास्ता यहाँ पहुंचा, ठीक है। अब बताओ, यहाँ से यहाँ व्यापार होता था तब ना जिमोरिन यहाँ गया था, और ये व्यापार आज से हो रहा था, प्राचीन काल से ही। बता रहा है ना, यहाँ देखो वही है कि दक्षिण पश्चिम के जो लोग थे, यानी इस क्षेत्र के जो लोग थे, वो समुद्री मार्ग से व्यापार करते थे। और 11th में तुम लोगों को हम पढ़ाए थे भूमध्य सागर वाला क्षेत्र, याद है? दजला फुरात ये सब नदी पड़ी थी, मेसोपोटामिया, रोमन साम्राज्य। तो उन क्षेत्रों में यहाँ से लोग समुद्र होते हुए कहाँ जाते थे? व्यापार करने के लिए। कहाँ निकलेंगे? यहाँ से अरब सागर में उतर गए, अरब सागर से होते हुए वो कहाँ पहुँच गए? लाल सागर, और लाल सागर से होते हुए चल गए भूमध्य जो सागरीय क्षेत्र है वहाँ पे, जेकरा में एगो इम्पोर्टेंट जगह था, कौन? सिकंदरिया, जिसको बसाया था सिकंदर ने। तो दूसरे देश में जाकर के वहाँ से व्यापार कर रहा है। तो इस तरह से विदेशों से समुद्री रास्ते से भी व्यापार करते थे। क्लियर? कोई ना बोला जी। अब देखो का व्यापार का होता था, का सामान खरीदते थे और का सामान बेचते थे। अपन अंडरलाइन कर लेना, बढ़िया रहेगा। हम लोग मसाला, ये लगी तू सब अबे करता था। सबसे पहले मसाला हो गया, काली मिर्च, ओकरा बाद मिर्च हो गया, जड़ी बूटी हो गया, हाथी के दांत, रेशम, मलमल, लोहा, दालचीनी, इन्हीं सब चीज़ों के लिए वो लोग यहाँ आते थे। तो भारत से ये सब सामान जाता था विदेश। इस तरफ आ जाइए, समझ गए? भारत से विदेश कौन कौन सामान भेजा जाता था? मसाला, मोती, हाथी के दांत, रेशम, मलमल, लोहा, मिर्च, दालचीनी, काली मिर्च, जड़ी बूटी, ये सब चीजें भारत से जाता था विदेशों में, दूसरे देश में बिकने। और वहां जाते थे तो वहां से भी कुछ सामान उठा के हम लोग लेके चल ही आते थे। तो वो कौन कौन सा सामान था? तो गुलाम खरीदते थे। गुलाम समझती है? नौकर। तो उसको खरीद के लाते थे अपने यहाँ काम करने के लिए, ठीक। नाचने गाने वाली लड़कियां खरीद के लाते थे, हमरा ही रहो नाचो गाओ, ठीक। लाल मूंगा होता था, हाँ मूंगा, गहना बनावे लगी हार के रूप में ये सब। ओकरा बाद महंगा महंगा शराब पिए लगे, शीशा के बर्तन, सोना के सिक्का, ये सब विदेशों से आता था भारत। तो भारत से जो विदेश भेजे वो ये है, अब विदेश से जो भारत में मंगवाए वो ये सब चीजें हैं, समझ गए? उसके बाद एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है प्लिनी। वो कहते हैं कि भारत प्रत्येक वर्ष कम से कम 55 लाख रोम के सिक्का भारत लाता था। यानी विदेश से इतना रुपया हमने लेकर के आते थे उस टाइम पर, इतना इनकम करते थे। वहां से लेके यहाँ सामान बेचने गए, फायदा कमाए, तो हर साल कम से कम कितना? 55 लाख सोना के सिक्का लेके आते थे, समझ गई? तो इस तरह से हमारा व्यापार फैला हुआ था। यहाँ में कोई दिक्कत? चलिए, कौन वाला? ई वाला? ई देखो, निर्यात के मतलब पहले समझो। निर्यात मतलब होता है अपने यहाँ से दूसरे के यहाँ कुछ भेजना, समझ गई? जैसे ओकर घर तो बगल में है, वो बगल में है, कहीं के है, तू अपना ही से कॉपी भेजी ओकरा ही, तो हो गया निर्यात। और ओकरा ही से तू किताब लेके चल आई तो हो गया आयात। ये क्लियर हुआ? पहले निर्यात मतलब भेजना, आयात मतलब मंगवाना। तो हम लोग अपने देश से बहुत सारा सामान दूसरे देश भेजते थे, निर्यात करते थे। वही यहाँ पे लिस्ट है, मसाला है, मोती है, हाथी के दांत है, रेशम है, मलमल है, लोहा, मिर्च, दालचीनी, ये सब चीजें हम लोग दूसरे देश में भेजते थे। जिसे समझने के लिए समझो कि चीन भेज दिए, रोम भेज दिए, मेसोपोटामिया में भेज दिए, आज के टाइम में कहो कि अमेरिका भेज दिए, जो नाम जानती है, इंग्लैंड भेज दिए। तो जब हम अपने देश के सामान तैयार कर करके और दूसरे देश में भेज रहे हैं तो वो होता है निर्यात। प्राचीन काल में ये सब सामान विदेश में भेजा जाता था, समझ गई? और मंगाते थे वहां से, हम लोग मंगाते भी तो हैं। अभी बेंच, ये जो बोर्ड है यहाँ के है, ये चीन का बोर्ड है, यूज कर रहे हैं भारत में, तो वहां से मंगवाए हैं। फोन जो है भारत के थोड़े है, विदेश के है, हम यहाँ पे मंगवा के यूज कर रहे हैं। तो मंगाने वाले कहते हैं आयात। तो हमने के व्यापारी यहाँ से ऐसा सामान लेके गया, ले जाकर वहाँ बेच दिया, और वहाँ कुछ सामान उसको अच्छा लगा कि हमारे देश में बिकेगा, तो वो सब सामान लेकर के भारत चलाया। चाहे वहाँ के भी व्यापारी यहाँ आता था तो वहाँ से अपन ये सब सामान लाया,
यहाँ के मार्केट में बेच दिया और हमने भी सुबह अपन सामान लेके अपन देश में चल गया। क्लियर हुआ ये चीज है? ठीक, ये समझ गए व्यापार कितना का होता था? प्रत्येक साल कम से कम इतना के। ये कौन बताता है? प्लिनी, कि प्रत्येक साल इतना रोम के सिक्का आता था भारत में। कम से कम इतना तो आना है, एकरा से कम नहीं। ज्यादा हो सकता है, 100 हो सकता है, लेकिन 55 लाख से कम नहीं। क्लियर? अब आइए सिक्का। शुरू में जो व्यापार वगैरह होता था वो कैसा था जी? वस्तु विनिमय, सामान दीजिए और सामान लीजिए। लेकिन धीरे धीरे उसमें बदलाव हुआ। सामान खरीदने बेचने में कई सारी आने लगी समस्याएं, जिसको हम 10th क्लास के अर्थव्यवस्था में पढ़ चुके हैं। समझी कैसे ये लिंक है? पढ़ना तुमको एक कुछ जिक्र नहीं है, लेकिन जो 10th में ये नहीं पढ़ा है कि वस्तु विनिमय का समस्या है, तो पूरा एक टॉपिक है। यहाँ नाम नहीं है, लेकिन बिना उसके तुम यहाँ बढ़िया से उसको समझ नहीं सकते हो। इसलिए क्लास बाय क्लास पढ़ना जरूरी होता है। तो देखिए, सिक्का के शुरुआत होता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। और सिक्का कैसा था? आहत सिक्का। आहत सिक्का मतलब समझती हो? अब सब्जेक्टिव पूछता है आहत सिक्के क्या हैं, तो बोलना वह सिक्का जिसको पीट पीट के बनाया जाता है। तो पीटते हैं तो उसको आहत होता है, चोट लगता है, तो उसको कहते हैं आहत सिक्के। तो यहीं से शुरुआत हुआ पीट पीट के सिक्का बनाना। इसी को एक और नाम है पंच चिन्ह। अंग्रेजी में लिखा होगा पंच क्वाइन, हाँ मार्क क्वाइंस, पंच मार्क्स क्वाइंस, ठीक ना। अब देखो इनमें दिक्कत का होता है, हम ही फंस गए। मॉडल क्वेश्चन में ये सब टेस्ट ले रहे थे 12th होला के, अब पूछ दी तो कहीं कि ये तो हम कहीं पढ़ाए नहीं है, क्या कि हम तो आहत सीख के अंग्रेजी छोड़ दिए थे और दिले था पंच। तो कहो कि खोजे, पहले बारे में मिल गया कि यहीं होगा आसपास में, वही चैप्टर में मिल गया, अचानक ध्यान चल गया हमारे वहाँ, ना तो हम पगला जाते ढूंढते ढूंढते। तो इसी को क्या कर दिया, अंग्रेजिया को क्या लिख देता है पंच। अब मार्क मतलब होता है सिक्के, तो पंच मार्क सिक्के का है, पंच चिन्ह सिक्के का है, या फिर आहत सिक्के का है, सब एक ही नाम है, खाली थोड़ा कंफ्यूज करेला घुमा के पूछता है। ठीक, तो ये सिक्के थे, बने होते थे क्या चीज के? यही क्वेश्चन था कि पंच चिन्ह सिक्के किस धातु के बने होते थे, तो क्या चीज के बनल है? चांदी और तांबा के बना हुआ है। समझ गई? उसके बाद देखिए, पहले व्यापार होता था वस्तु से, तो होती थी कठिनाई, दोहरा संयोग होना चाहिए। दोनों में अगर संयोग नहीं बढ़ रहा है तो खरीद बिक्री न होगा। लेकिन जब आ गया सिक्का, मुद्रा, तो ये दोहरे संयोग की समस्या खत्म। अब मुद्रा दीजिए और सामान लीजिए, तो इससे क्या हुआ? व्यापार का विकास हुआ। ठीक, और व्यापार जब बढ़ा तो राजा की इनकम भी बढ़ा, व्यवस्थाएं मजबूत हुई। कहा जाता है कि मौर्यों ने भी आहत सिक्के की शुरुआत की थी, और उनका सिक्का जो है उस पे मोर के फोटो होता था, उनका जो ध्वज था उस पे भी मोर के फोटो होता था। तो ये मोर के चित्र वाले वो आहत सिक्के चलाए थे। उसके बाद पूछे कि सोने के सिक्के किसने पहली बार चलाया, क्योंकि आहत सिक्के कौची के है? चांदी और तांबा के। तो सोना का सिक्का पहला बार कौन चलाया? तो वो है हिंद यूनानी जो आए थे, यवन कहो हिंद यूनानी कहो, वही सबसे पहले सोने के सिक्के की शुरुआत किए थे। यही सब क्वेश्चन हो जाता है टफ, जेकरा में लेकर जाके फंस जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है, भुला जाए बिना रिवीजन के खत्म। तो ये पहली बार चलाए थे। उसके बाद जब कुषाण आए, कुषाणों ने भी खूब सोना का सिक्का और तांबा का सिक्का बनाया, वो भी चलाया। सतवाहन ने भी सिक्का चलाया, लेकिन वो सोना के नहीं चलाया, महंगा होता है ना सोना, उसने चलाया कौची के? रांगा के। रांगा कौची से बनता है? टीन और तांबा से। अरे कांसा, हाँ, कांसा से, समझ गई? तो उसको मिलाकर क्या होता है? रांगा बनाते हैं। और ये भी एक धातु है। तो पूछ दे अगर कि सतवाहनों ने कौन सा सिक्का चलाया था, किस धातु का, तो कौन सा धातु था? रांगा धातु था। समझ गए? उसके बाद गुप्त वंश आया, तो इसने भी सोने के सिक्के चलवाए थे। उदाहरण के लिए आप लोग देख लीजिए, समुद्रगुप्त का बीना बजाते हुए वो चित्र सिक्का पर। सिक्का कौची के है? तांबा के है। देख तो पलट के वहाँ तांबा लिखल है, सोने के सिक्का है। यानी कि गुप्त वंश में भी सोने के सिक्के बनते थे, चलते थे। तो इस तरह से सिक्के बनाए गए। अब आ जाइए, तुमको नगर है, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, खत्म।
जब शिल्प, देखो कृषि का विस्तार हुआ, शिल्प का भी विस्तार हुआ, व्यापार के भी विस्तार हुआ, मौद्रिक अर्थव्यवस्था के भी विस्तार हुआ, और जब इन सारी चीजों का विकास हुआ तब एक नया चीज का उदय हुआ। क्या चीज के? नगर का, नगरीकरण की शुरुआत हुई। और उस टाइम के कुछ प्रमुख नगर हैं, पाटलिपुत्र, वैशाली, मथुरा, तक्षशिला, चंपा, ये सब उसी टाइम के हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के। इस सब को देखो तो इसमें से सब महाजनपद की राजधानी है, यानी 16 महाजनपदों की जो राजधानी थी वो आगे चल करके शहर का रूप ले लिया, नगर के रूप ले लिया, और ऐसे करके नगर का विकास हुआ। और इसको हम कौन सा नगरीकरण कहते हैं? द्वितीय नगरीकरण। ठीक, ये देखो ये वो उहे में के रह गया, यहाँ ये हटाना था तो पीछे बताइए दिए रीटाइप है। अब देखो तो ये तो हमनी के तरफ है, ये जो पाटलिपुत्र, वैशाली, मथुरा, तक्षशिला, चंपा है वो हमारे उत्तर भारत में है। हम बताए थे कि जब उत्तर भारत में मौर्य वंश था तब पठारी, जो दक्कन का पठार, वहां पे सतवाहन वंश था, ओकर नीचे चेरो, चोल, पांडे था, इन्हें चेदी वंश था। ठीक, तो वहां पे भी तो शहरों का विकास हो रहा था। तो जो सतवाहन काल में जो शहर के विकास हुआ उधर, उसमें है टगर, उसके बाद पैठन। पैठन पता है कौन है? इसी का नाम है प्रतिष्ठान, सतवाहनों की राजधानी। तो ये अमरावती, नागार्जुन कोंड, भृगु कच्छ, सोपारा, ये सब उधर के बड़े बड़े प्राचीन काल के शहर हैं जिनका उन काल में उस समय विकास हुआ, शहर के रूप में उभरे। समझ गई? शहर में रहता कौन था? तो राजा रहेगा, सेनापति रहेगा, उसके जो भी बड़े बड़े अधिकारी हैं वो रहेंगे, उसके बाद बड़े बड़े व्यापारी, शिल्पी या जो भी व्यवसाय करने वाले लोग हैं वो लोग, बड़ही, कुम्हार। आज भी शहर में कौन रहता है? जो बड़े लोग होते वही। ठीक, कुछ लोग रोजगार के तलाश में भी शहर में जाते थे और वहीं पे रह जाते थे कि रोज अप डाउन ना करना पड़े, तो ये लोग शहर में रहते थे। ठीक, उसके बाद एक चीनी यात्री और आया है भारत में, अभी उसको पढ़ना नहीं है, बस यहाँ जानना है। उसका नाम है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग आया तो जैसे तुमको फाहियान अपना किताब लिखा था वैसे ही ह्वेनसांग ने भी अपना किताब लिखा, और वो अपने किताब में बताता है कि 7वीं शताब्दी आते आते इन शहरों का विनाश होने लगा था, पतन होने लगा था। योग्य राजा न होने के कारण, सही से उसका देख रेख न होने के कारण, व्यापारी इन सब में उसका बुरा प्रभाव पड़ने के कारण वो पतन की ओर जाने लगा था। लेकिन आज भी तुम देखो तो इसमें से कई सारे जो शहर है वो आज भी हैं। पाटलिपुत्र आपका आज भी है, वैशाली आज भी है, मथुरा भी है, तक्षशिला भी है, ये है, चंपो है, ये अमरावती तो आजकल आपको पते होगा, बाकी न पता हो तो उनने में। ठीक, तो बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो तब से लेकर के अब तक अस्तित्व में बने हुए हैं। कुछ समय ऐसा आया कि उनको बुरे समय का सामना करना पड़ा, एक समय ऐसा भी रहा, लेकिन वो शहर आज भी अस्तित्व में है। समझ गए? तो ये था तुम्हारे इस पूरे चैप्टर में, चैप्टर हो गया तुम्हारा खत्म। समझ गए? वो में आप पढ़ लीजिए पहले एक बार, आप बताइए कि उसमें हम क्या नहीं पढ़ाए हैं, ये पूछिएगा। क्लियर? तो क्लास आपका यहीं पे मैया हो गया खत्म।